लेकिन अब तो इससे निकलने का कोई कानूनी रास्ता नहीं नजर आ रहा। इस जजमेंट से निकलेगा, इतनी भरपूर और वाज़ेह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल करवाएगी और जितना सख्त ये फैसला है, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इनकी बदनीयत ही नजर आ रही थी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शायद आपको टाइम दे देते अगर आपकी नेक नीयत ही नजर आ रही होती। तो पहली बात तो ये है कि एक तो मरियम साहिबा का बयानिया खासा जारहाना आपने ट्वीट जो शुरू में कोट किए, उसमें उनका यही कहना है कि सिर्फ इसको मुस्तरद नहीं करना है, एहतसाब भी करना है। अब एहतसाब का तरीक़ाकार क्या है मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे एहतसाब करने की वो बात कर रही हैं, क्योंकि जिन्होंने एहतसाब करना है उनकी तरफ से ही फैसला आया है। पहली बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम। अवाम को मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आइन के मुताबिक आ गया है और आइन शिकनी पर उतरे हुक्मरानों की टांगे कांप गई हैं। पिछले साल अप्रैल में यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे जब फैसला इमरान खान के खिलाफ आया था। तो कैसी मुबारकबादें दी गई आपने देख लिया, और अब फैसला अपने खिलाफ आया है तो चेहरे बिगड़ रहे हैं, जुबानें शोला उगल रही हैं, सियासी बहरान हल नहीं हो रहा और हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने चली है। खबर है कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, इसे नाकाबिले अमल करार दिया है। सवाल यह है कि हुक्म किसका माना जाएगा, आपका या सुप्रीम कोर्ट का? वक्त की बात है, यही नून लीग थी जो भुट्टो पर पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम लगाती थी। इसकी बेटी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बेहुदा तस्वीर के साथ मुहिम चलाती थी, और आज उसी नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में भुट्टो के अदालती कत्ल पर आवाज उठा रहे हैं, आइन की पासदारी के भाषण दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 के मुत्तफ़िक़ा आइन का तोहफा दिया। जी वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने जमहूरियत की खातिर फांसी के फंदे को चूम लिया मगर आमरीत के आगे सर झुकाने से इनकार किया। मगर आज उनका नवासा बिलावल भुट्टो उन्हीं किरदारों का वज़ीर ख़ारजा बना हुआ है जिन्हें वो ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात करार देता रहा। दुनिया हैरान है कि कौम को मुत्तफ़िक़ा आइन का तोहफा देने वाले जुल्फ़िकार नवासा आइन शिकनी पर उतरे हुक्मरानों के पीछे लगकर कौम को मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। तो बिलावल साहब हों या जरदारी साहब, इनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लेकिन एक वक्त था कि यूसुफ रज़ा गिलानी इनके वज़ीर आज़म हुआ करते थे, और उनको हटाए जाने पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, उनके बारे में क्या कहा करते थे, देखिए ज़रा। और अब इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं ट्विटर पर कि जी सिर्फ काबीना की तरफ से ये कहना कि जी हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि किरदारों को कटहरे में लाया जाए, वो यहाँ तक कह रही हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ जब फैसला आया था और उनकी हुकूमत गई थी सू मोटो के ज़रिए ही, इन्हीं चीफ जस्टिस के होते हुए और यही जजेस जिन्होंने अब ये फैसला दिया है, ये उस बेंच में भी शामिल थे। तो इमरान खान साहब ने फिर उस फैसले के बारे में क्या कहा था वो भी देखिए। वक्त कैसे बदलता है, एक साल भी अभी नहीं हुआ और अप्रैल के बाद फिर अप्रैल आ गया, और आज देखिए कि किस तरह का फैसला आया है और बयानात में कितना फ़र्क आ चुका है। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं, सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये असल चीखें तो लगता है इस वजह से हैं, काबीना भी जो बात कर रही है कि ये जो 10 तारीख तक 20 अरब रुपया देने का कहा गया है, अगर सिर्फ होता थी 14 तक आप करवा दें इंतखाबात, तो हम शायद सोचते कि फिर वही होगा, फिर वही खेल, ये मसला आ गया वो मसला आ गया। लेकिन अब तो इससे निकलने का कोई कानूनी रास्ता नहीं नजर आ रहा, इस जजमेंट से निकलेगा, इतनी भरपूर और वाज़ेह जजमेंट है। बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जजमेंट है इसका जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा जल्दी जजमेंट की अहम चीज़ें रख देता हूँ अपने नाज़रीन के सामने। और यही वजह है कि इनकी जो चीखें हैं ना वो इस वजह से हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसा बांध दिया है इस जजमेंट में कि अगर इन्होंने अमल ना किया तो मैं मुसलसल इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि 3 से 5 सियासी और इंतज़ामी सर इनको देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल करवाएगी और जितना सख्त ये फैसला है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इनकी बदनीयत ही नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया कि आप बातचीत करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, कोई तारीख दे दें, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शायद आपको टाइम दे देते अगर आपकी नेक नीयत ही नजर आ रही होती, लेकिन आप तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की तारीख दी है। देखें इसमें जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 22 मार्च का, उसकी कोई उनके पास आईनी इख्तियार नहीं था, कानूनी इख्तियार नहीं था, कोई दायरा इख्तियार नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आगे जो शेड्यूल है उसको मॉडिफाई कर दिया है कि किस तारीख तक क्या होगा, और अब जो है वो 14 मई को जो है वो पोलिंग डे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुकर्रर किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जो असल जो पैराग्राफ है ना वो इंपॉर्टेंट, वो पैराग्राफ नंबर 5 है। इस 5 और 6 इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है
कि वफाकी हुकूमत पंजाब और KP के असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर हर सूरत में 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा, जिसमें बताया जाएगा कि उसे फंड्स फराहम कर दिए गए हैं और इसने वो वसूल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ये भी बताएगा कि वो फंड्स उसने पूरे वसूल किए हैं या कुछ हिस्सा वसूल किया है। इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट इस बेंच के रुकन जजेस के सामने उनके चैम्बर्स में पेश की जाएगी ताकि वो उसका जायजा ले सकें, और अगर ये फंड्स फराहम ना किए गए या उसमें कमी हुई तो उसके असरात होंगे। ऐसी सूरत हाल में मुतल्लिका शख्स या अथॉरिटी को यह अदालत अहकामात भी जारी कर सकती है। पहले मरले में इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात इन फंड्स को इस्तेमाल करने का मजाज होगा, और उसके बाद KP के असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से कोई कमी हुई तो इलेक्शन कमीशन इस अदालत के सामने रख सकता है ताकि अदालत इसका जायजा लेकर मुनासिब अहकामात जारी करे। अगला जो पैराग्राफ है उसमें जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और जो चीफ सेक्रेटरी हैं IG पंजाब हैं, उनको कहा गया कि 10 अप्रैल तक ऐसा प्लान फराहम करें इलेक्शन कमीशन को जो उसे काबिल कबूल हो, और इस प्लान में वो आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी ड्यूटी और सिक्योरिटी के लिए मुनासिब अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। और अदालत ने मजीद कहा है कि सूबे में आम इंतखाबात के लिए हर सूरत हुकूमत पंजाब और तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए इलेक्शन कमीशन को हर सूरत मामला फराहम करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर 7 में भी बड़ा कैटेगोरिकल अदालत ने लिख दिया, और यही आखिरी पैराग्राफ में पढ़ूंगा, फिर 2-3 चीजें और आपके सामने रखता हूँ। इसमें अदालत ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 243(1) के तहत वफाकी हुकूमत अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, और आइन के आर्टिकल 148(3) के आर्टिकल 220 के तहत पंजाब और KP के असम्बलियों के इंतखाबात के निकात के लिए जो सिक्योरिटी है वो फराहम करेगी, इलेक्शन कमीशन को मामलत फराहम करेगी, और जो एहलकार दिए जाएंगे खा उनका ताल्लुक किसी भी एजेंसी से हो, इदारे से हो, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हों, रेंजर्स हों, FC हों या दीगर फोर्सेज हों, उनसे सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी हम मामलत नहीं करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पैराग्राफ नंबर 8 में भी लिख दिया है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ताउन नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर्स करेगी, तो ये वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी, ओहदों से हटना पड़ेगा उनको। और ये मैं आपको बता दूं कि आज जस्टिस मुनीर के जो पैरोकार हैं, जो मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है वो कुछ और बहाने बना के और 90 दिन में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते थे, जो बहाने बना रहे थे कुछ और चीज़ों को सामने रख के, और वो जो PDM चाहती थी उसकी तरफ जा रहे थे, आज जस्टिस मुनीर के पैरोकारों को शिकस्त हुई है और आइन के मुआवजों को, आइन पर जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है, उन्होंने अपने हलफ को पूरा किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तारीख हमेशा याद रखेगी कि उन्होंने इलेक्शन का हुक्म दिया था एक ऐसे वक्त में जब आपको नहीं पता, मुजम्मिल साहब को नहीं पता, ये जो हमारे TV पे जितने लोग देख रहे हैं, कोई एक बंदा बता दे जिसको ना पता हो कि इस वक्त इलेक्शन कौन नहीं चाहता। तो जो इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाने से या उसके अहकाम देने से फरार इख्तियार कर रहा है वो जस्टिस मुनीर का पैरोकार है, और उन जस्टिस मुनीर के पैरोकारों का आज शिकस्त हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है कि उन्होंने तमाम तर दबाव, ब्लैकमेलिंग, धमकियों के बावजूद और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा था उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन के अहकाम जारी किए। मुजम्मिल, ये काम इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये अहकाम आ सकते थे, आइन उनको एम्पावर करता था, लेकिन अफसोस कि वो नहीं कर सका। बिल्कुल, उसमें असिस्टेंस का बहाना तो है, लेकिन साथ साथ देखें ना, ये पहले जो एंटिसिपेशन थी गवर्नमेंट की कि कल जो फैसला आएगा उस पर पहले ही तनकीद इसीलिए शुरू हो गई थी कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये क्लियर था कि फ़ैसला यही आने वाला है और उनके मौक़िफ़ की डिफ़ीट है। अब वो और बात है कि एक जारहाना बयानिया तश्कील देने की प्लानिंग हो चुकी है, जिस तरह से आपने देखा काबीना की तरफ से भी कहा गया है कि इसको मुस्तरद करते हैं हम, जिसकी ऑप्शन तो वैसे नहीं होती। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है जिसमें अगर आपकी जुरिस्डिक्शन तभी आप पर लागू होगी जब आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन होती है लॉ की ज़ुबान में। इसमें अगर आप फैसले को माने या ना माने, आप पे एप्लीकेबल होता ही होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी हैं और इसी गवर्नमेंट को रन करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक तो मरीम साहिबा का बयानिया खासा जारहाना आपने ट्वीट जो शुरू में कोट किए, उसमें उनका यही कहना है कि सिर्फ इसको मुस्तरद नहीं करना, एहतसाब भी करना है। अब एहतसाब का तरीक़ाकार क्या है मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे एहतसाब करने की वो बात कर रही हैं, क्योंकि जिन्होंने एहतसाब करना है उनकी तरफ से ही फैसला आया है, पहली बात। दूसरा, बिलावल साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था लाड़काना में, क्योंकि आज भुट्टो साहब की बरसी भी है, और जो अदालती कत्ल था उनका जो एक देखा जाता है हिस्ट्री के अंदर, उस पर वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि ये सारी सूरत हाल जो है वो आमरीत की है। डिक्टेटरशिप को हमने पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट के अंदर भी नहीं करेंगे, और बिलावल साहब अब भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देकर कोर्ट देगी, और अब भी वही मुतालबा दोहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब एक दो ही ऑप्शन बची हैं इनके पास। एक तो इमरजेंसी की है, और उस पर तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सेन माइंडेड आदमी को जाना चाहिए,
क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर वो इकदाम तो इंतहाई डिस्ट्रक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अपील के हक़ से जब लॉ बन जाएगा उसके बाद, और उसमें भी ज़ाहिरी बात है समाअत तो हाईएस्ट कोर्ट नहीं करनी है, किसी और ने तो नहीं करनी। तो अब जो बेंच फॉर्मेशन का मामला है उस पर बयानिया तश्कील दिया जा रहा है, और जिस तरह से सदीक ने बात की है कि बहुत से लोगों को फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को कुर्बानी देनी भी पड़ी तो शायद उसका भी फ़ैसला कर लें, क्योंकि अगर वो कुर्बानी देकर एक बयानिया आपके हाथ आ जाता है कि देखें हमें निकाल दिया गया, हम सियासी शहीद हो गए हैं, और उस बयानिए के साथ आप इलेक्शन में जाते हैं तो शायद कोई फेस सेविंग हो जाए, तो हो सकता है कि उस पर भी आमादा कर लें शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब। लेकिन मैं नहीं समझता कि दरेक करेंगे उससे भी, क्योंकि असल जो मोटिवेशन है वो यही है कि किसी तरह इंतखाबात को अक्टूबर तक ले जाया जाए। तो ये बेंच फॉर्मेशन जो है इस पर डिबेट जो है वो रुकने वाली नहीं है, इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होने वाली, और बड़ा फरीक जो कि PDM है जब वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली जो केओस है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, अब टॉप स्टोरी पर आते हैं सिद्दीक जान। यही जो बात अब हो रही है हर तरफ, जिसकी बात मुजम्मिल में की कि ये तो वाज़ेह है कि हुक्म नहीं मानना, अब उसके बाद किया क्या जाएगा? या तो नाअहली का सामना है और उसके लिए भी तैयार हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में फिर नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये मरीम साहबा कोई बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं इस हवाले से, और साथ ये भी कि उन्होंने तो कह दिया कि नवाज शरीफ भी तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो कोई बात नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हो गए थे, कोई मसला नहीं है, उस हद तक चले जाएं। जी वो कह रही हैं कि मेरे चचा को भी नायल कर दें, और चचा को वो कह रही हैं कि वो भी नायल हो जाएं, ताकि फिर उसके बाद ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा शरीफ ख़ानदान के पास कोई और ऑप्शन ना बचे। वो इसलिए शायद अपने चचा को थोड़ा सा कह रही हैं कि चचा बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप डट जाएं, आप लड़ जाएं, ये लड़ने का वक्त है, डट जाने का वक्त है। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अक्टूबर में सितंबर में काजी फैसल साहब आएंगे तो इनकी नालियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, नवाज शरीफ की तायात नाली भी ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ के सारे केसेस भी माफ़ हो जाएंगे, और जो इस वक्त जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होगा तो उन तमाम की नालियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कोई अच्छी रवायत ना तो होगी, ना मेरे ख्याल इतना आसान होगा काजी फैसल साहब के लिए। फिर इस तरह से तो फिर ऐसे तो फिर कुछ लोग और फिर काजी फैसल साहब पे चढ़ दौड़ेंगे, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, फिर वो कहेंगे ठीक है जी मैं काजी फैसल साहब के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, और काजी फैसल साहब के बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो आके और सारी ये नालियाँ ख़त्म कर देंगे। तो ये मजाक नहीं है, ये 22-23 करोड़ का मुल्क है, ये एक रियासत है जहाँ पर आइन है, कानून है, इसको ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को ये खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो ये कर रहे हैं ये तो दाद देनी चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब को कि जिस तरह से वो तहम्मुल से काम ले रहे हैं, वरना मुझे अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का ये व्यू है कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, हम देखते हैं कि फिर ये क्या करते हैं, जो ये वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दे दिया, और ये जो 4-3 वाली बात थी इसको पैराग्राफ नंबर 9 में एड्रेस कर दिया गया कि हमारे सामने जो मामला है उसमें ये दावा किया गया कि जनाब ये 4-3 का फैसला था। तो सारा लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इंतहाई एहतराम के साथ अक़लियती फाजिल जजेस की तरफ से जिस पोजीशन का दावा किया गया है वो दुरुस्त नहीं है और ना ही काबिल अमल है। यानी वो जो मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मदोखेल साहब कह रहे हैं ये 4-3 का फैसला है, ये वो गलत कह रहे हैं, ये काबिल अमल नहीं है। क्योंकि देखें 5 जजेस कोर्ट रूम में आए, 5 जजेस ने समाअत की, 5 जजेस ने बैठ के फैसला सुनाया, और मैं तो कई प्रोग्राम्स में ये सवाल उठा चुका हूँ कि जब 5 जजेस आकर बैठे थे, एक लम्हे के लिए भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये नहीं कहा था कि जनाब हम तो 7 जजेस हैं, हम 5 कैसे आ गए। क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने एक बात की और बड़ी जबरदस्त बात की। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर कोई भी केस, इस केस को छोड़ दें, कोई भी केस 5 जजेस सुन रहे हैं, एक जज बीमार हो जाता है, 4 कोर्ट में आ जाते हैं, यानी ये जानते हुए भी कि एक जज बीमार हो गया वो नहीं आ सकते। पहली बात तो है कि वो चैम्बर से आएंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं कोर्ट में बैठने के लिए। अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई भी वकील खड़ा होकर कह देगा सर आप तो समाअत ही नहीं कर सकते, आपका 5वां जज नहीं है साथ, आज वो नहीं है तो आप समाअत नहीं कर सकते, तो ये कैसे हो सकता है। अच्छा बैंक 7 रुपये था और चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस पर भी बात जो अब ये बात हो रही है, या तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या ये इंतजार किया जा रहा है कि 10 तारीख तक फिर हम कानून साजी हमारी हो चुकी होगी जिसमें अपील का हक आ जाएगा, चीफ जस्टिस से हम इख्तियार छीन लेंगे सो मोटो का, तो उस वक्त भी कोई सहूलत बन सकती है क्या, हुकूमत की ये अगली चाल हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हुकूमत ने तो ये कह दिया है कि जी किसी भी सूरत में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, काबिल अमल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। तो अब मुजम्मिल क्या नज़र आ रहा है, जो 10 तारीख तक जो कानून साजी का इन्होंने सोचा हुआ है उसका सहारा लेंगे और कहेंगे कि जनाब अब हमें अपील का हक मिल गया है, तब तक ये मामला तो लटकाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 10 तारीख तक 20 अरब रुपए अगर ना दिए गए इलेक्शन कमीशन को तो फिर तौहीन अदालत वाला मामला बढ़ सकता है। देखें, एक तो इकॉनमी की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करना है, उसकी वजह यह है कि अभी हम रिसेंटली बयानात भी सुन रहे थे कि जो मुआशी हालात हैं इसमें पॉसिबल नहीं है। कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये वैसे ही प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि इंतखाबात अभी फौरी तौर पर इसका अमल भी शुरू हो सके। तो वो रिसोर्सेज़ के हवाले से तो आर्ग्यूमेंट वहीं पर खड़ा है। IMF का प्रोग्राम भी उससे लिंक किया जाता है, जिस तरह से किया पहले इलेक्शन कमीशन से जब मीटिंग्स हुई तो उसमें भी यही आर्ग्यू करते हुए हमने सुना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि असल में IMF प्रोग्राम भी लेट हो चुका है, मईशत सफ़र कर रही है और इस सूरत हाल के अंदर फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल है। जो कि जैसे अभी बात हम कर रहे थे कि वो कोई ख़ास ऐसा बहाना नहीं है जिस पे पूरा केस बिल्ड कर सकें। इसके अलावा जो मरदमशुमारी का आर्ग्यूमेंट था वो भी हमने नहीं सुना कोर्ट के अंदर पुट अप करते हुए कि उसको बुनियाद बनाकर पहले कहा जा रहा था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनेंगे और उसके बाद नई इंतखाबी फ़हरिस्तें तैयार होंगी, फिर इंतखाबात में जाएंगे। उस मौके से भी पीछे हट गए, उसको भी डिफेंड नहीं किया। तो ऑब्वियसली कोई रैशनल या लेजिटिमेट रीज़न तो नहीं बची जिसको बुनियाद बनाकर ये कहें कि अभी इंतखाबात जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी का जो इशू था उसको लेकर बात की जा रही है, उस पर भी कल कोर्ट ने काफ़ी लोगों को बुलाया भी, सवालात भी किए, आर्ग्यूमेंट भी किया। तो अब ओवरऑल सिचुएशन यही है कि कोई ऐसी लेजिटिमेट वे आउट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई चोर दरवाज़ा नहीं है जिसको बेस बनाकर ये कह सकें कि हाँ जस्टिफाइड है इलेक्शन को मुलतवी करना। और मैं तो जिस तरह से आज चूँकि भुट्टो साहब की बरसी भी है तो मैं जब उस दौर के मामलात पढ़ता हूँ, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जब मुकाबला कर रही थी भुट्टो साहब का, तो तब भी पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा बुलंद हुआ था। कितना आइडेंटिकल है आप सोचें, नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से ये नारा इंतखाबी स्लोगन था कि पहले यही बिल्कुल सेम था और उसमें यही था कि इंतखाबात जो हैं वो बाद में होंगे, पहले एहतसाबी अमल शुरू किया जाए। अब बिल्कुल आइडेंटिकल वही नारा रिपीट किया जा रहा है। ज़िया-उल हक साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी बिल्कुल यही था कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन बाद में उससे मुकर गए वो। तो ये वो सारी रेपिटिशन हो रही है जो हमने आमिराना अदवार के अंदर देखी है और ये इतनी अनफॉर्चुनेट इसीलिए है कि ये पहली बार सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर हो रही है। तो बेशक ये बेंच फॉर्मेशन पे आपके एतराज़ात होंगे, दीगर एतराज़ात होंगे, लेकिन आप अपने रास्ते में ये कांटे बिछा रहे हैं क्योंकि कल को ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो PDM की जमातों के आगे भी यही आना है जाकर। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, सैनिटी की बात करें, कोई मिल बैठकर हल निकालने की बात करें और जो तहरीक इंसाफ की तरफ से या कहीं से भी मुज़ाकरात की दावतें हैं उनको कबूल करें। अब बैठ जाएं, अब कंसेंसस करने कम अज़ कम इस सारी सूरत हाल के बाद। अच्छा, अब अगर इनसाइड स्टोरी पे आए हम सदीक, तो एक और मामला हुआ आज ही कि एक और 6 रुकनी बेंच बनता है और काजी फाइसा साहब वाला मामला, उनका जो फैसला आया था, फिर उनका लेटर आना और उसमें रजिस्ट्रार को रिमूव करना, जिसके लिए हंगामी तौर पर काबीना बैठ गई और बड़ी तेज़ी से हो गया। पहले भी हमने देखा इसी तेज़ी से कानून साजी भी की गई। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जी पहले अब सुप्रीम कोर्ट को देखें, वहाँ बड़ी जनाब अलग अलग सोच नज़र आ रही है। हालांकि जजेस में अलग सोच होना तो ये तो एक तरह से अच्छी बात भी है कि हर किसी की अलग सोच हो, लेकिन जो भी फैसला आएगा फैसला तो फिर सबने मानना है। उस हवाले से हुकूमत को बहाना बनाकर या वहाँ भी हुकूमत की दाल नहीं गल रही? देखें, अभी जब हम ये प्रोग्राम ब्रेक के बाद हम आए हैं, अभी तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। अच्छा। 6 रुकनी बेंच का, ये 6 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब थे। इससे अभी जो ऑर्डर आया है, जो मैं अभी 1-2 मिनट में उसको देख सका हूँ, उसमें जस्टिस काजी फाइसा साहब का जो फैसला है उसको वापस ले लिया गया है, जो 2-1 से उन्होंने दिया था और 6 रुकनी बेंच ने अपना तफसीली फैसला 8 सफ़हात पर जारी कर दिया है। और जो सर्कुलर था जो रजिस्ट्रार का, उसको कहा गया कि वो दुरुस्त सर्कुलर था और जो अब जब ऑर्डर ही वो वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच का, तो अब उसका जो इफेक्ट था उसके बाद जो कुछ रजिस्ट्रार ने किया, जो काजी फाइसा साहब ने किया, वो सब चीज़ें ऐसे समझें कि वो कलअदम हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, उनका कोई असर नहीं है। तो अब वो जो रजिस्ट्रार के मामले पर आपने देखा कि कल काजी फाइसा साहब जो है वो लेटर लिखते हैं। काजी फाइसा साहब के लेटर के 2 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि मैं अगर आप सॉरी मेरे साथ रहें तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता हूँ, इससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह के इक़दामात और काम कर रही है। यानी हमारी हुकूमत को ये एहसास नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के असल मसाइल हैं क्या और वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पहले काजी फाइसा साहब का फैसला आता है और वो उसके 11 घंटे के अंदर अंदर काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो है वो
काजी साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था वापस ले लेते हैं। काजी फैसल साहब जो है वो उनका खत सामने आता है 5:15 बजे, 5:15 पर। 7:05 पर काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया जाता है। 8:17 पर इजलास शुरू हो जाता है। 9:10 पर इजलास खत्म हो जाता है और 9:18 पर रजिस्ट्रार को हटाने की खबर जो है वफाकी काबीना जारी कर देती है। इससे पहले जो कानून साजी हुई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो 18.5 घंटे में कानून साजी हुई। काबीना का इजलास होता है, मंजूरी होती है, बिल जो है उसकी करारदाद पेश की जाती है, बिल पेश किया जाता है, वो कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी के बाद वो कौमी असम्बली में आता है, सारे रूल्स मुअत्तल करके और उसको पास कर लिया जाता है। फिर अगले दिन उसको सेनेट से भी मंजूर करवा लिया जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का फैसला आ गया जिसके मुताबिक वो तमाम चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। अच्छा ये बताएं सिद्दीक जान, यही जो 18.5 घंटे वाली कानून साजी बड़ी तेजी से, काश हम कोई IMF के हवाले से भी इसी तेजी में देखें। ये डॉलर जो अब रिकॉर्ड सतह पर चला गया है पाकिस्तान की तारीख में, उस पर भी कोई इसी तरह विफाकी काबीना बैठे, कोई उस पर भी कोई जॉइंट सेशन बुलाया जाए। जो 0.6% ग्रोथ का कहा जा रहा है, ADB की रिपोर्ट आ गई है कि पाकिस्तान में 2023 में सिर्फ और सिर्फ 0.6% ग्रोथ, उसका भी कुछ देखा जाए। लेकिन ये बताएं, ये जो कानून साजी हुई है इसका क्या होगा? क्या हुकूमत अब इस पर बैठी हुई है सोच करके जी सुओ मोटो की पावर भी उसमें कानून बन जाएगा, सदर दस्तखत, क्योंकि आजम मजीद तारड़ साहब ने बड़ा जोर दिया जी फौरी दस्तखत करें ताकि वो सुओ मोटो की पावर भी कम हो जाए, या चीफ के पास ना हो, 3 जजेस के पास हो, बेंच बनाने की भी वो हो जाए और हमें अपील का भी हक मिल जाएगा सुओ मोटो पर 1 महीने के अंदर अंदर, तो हम उस पर फिर फैसला भी जल्दी जल्दी करना है। तो उस तरफ सोच रहे हैं अब अगला टैक्टिक वो होगा। बिल्कुल देखें ना सर जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें देखें ना, कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करनी है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है तो 18.5 घंटे में आप कानून साजी कर लेते हैं। काजी फैसल साहब का क्यूरेटिव रिव्यू आप 11 घंटे में वापस ले लेते हैं। काजी साहब के खत पहुंचने से लेके और रजिस्ट्रार को हटाने तक 4.25 घंटे में आप सारा कुछ कर देते हैं। तो भाई कोई आवाम के लिए भी कर लें ना, कोई आटे के लिए कर लें, कोई गंदम के लिए कर लें। ये जो साउथ पंजाब में जो इस वक्त तूफानी बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है, फसलें तबाह हो गई हैं। और अभी उसामा गाजी साहब, मैं अभी जब संडे को लाहौर आया और वापस आया, सुबह 7 बजे तक मोटरवे पे धुंध थी। आप अंदाजा लगाएं 2 अप्रैल को इस मौसम में 7 बजे तक मोटरवे पे धुंध थी। इतना क्लाइमेट चेंज से हमारा मुल्क मुतासिर है और हम किन चीजों में पड़े हुए हैं वो आपके सामने है। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पे होगा क्या? आपको क्या लगता है, क्या ये अगला जो है कि जी हम कानून तो ज़ाहिर बन जाएगा अगर सदर दस्तखत नहीं भी करते तो उसके बाद आपको क्या लगता है, ये अदम इस्तेहकाम होगा या जो फुल कोर्ट बनेगा उसमें क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? नहीं, वो सिंपल फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच उसको देखेगा, उस कानून साजी को, और उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करेगी, क्योंकि जो ये कानून साजी है ये हो नहीं सकती थी, आइन में तरमीम होनी थी और उसके लिए 228 मेंबर्स इनके पास है नहीं। इन्होंने कानून के जरिए आइन को बदलने की कोशिश की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की है और इनकी बदनीयती भी शामिल है, पर्सन स्पेसिफिक है, सारा कुछ है। बिल्कुल अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें आइन में आपको तरमीम करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अदलिया से भी बात करनी पड़ेगी, आपको रिटायर्ड जजेस से भी बात करनी पड़ेगी, आपको वकला तंजीमों से भी बात करनी पड़ेगी, आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पे जो है वो मुशावरत करनी पड़ेगी, सबको अपना इनपुट देना होगा और बिल्कुल रेगुलेट करें। 184(3) को भी रेगुलेट करें, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी रेगुलेट करें, बेंचों की तश्कील को भी रेगुलेट करें। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हुआ है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसका मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर वार है, उन पर हमला है, उनके इख्तियारात को महदूद करना है, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो किया। अच्छा मुजम्मिल, अब हमारी आज की लास्ट स्टोरी, वायरल स्टोरी, इमरान खान साहब का टाइम मैगजीन को दिया गया इंटरव्यू, उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की कि जी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, लोग मेरे साथ हैं, ये सब इलेक्शन होने चाहिए। अक्टूबर के बारे में पूछा गया, जी क्या हर्ज है अक्टूबर तक इंतजार कर लें? वो कहते जी मैं तो इंतजार कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान क्या अक्टूबर तक इंतजार कर सकता है? मुजम्मिल, जो बातें हम ब्रेक में कर रहे थे, 0.6% ग्रोथ, डॉलर बेकाबू 300 की तरफ, और पेट्रोल आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं, कम हुई थी तो नीचे नहीं गई, अब बढ़ी हैं तो ज़ाहिर ऊपर जाएंगी। तो ये तो ज़ाहिर अक्टूबर तक पता नहीं कि हुकूमत किस तरह मैनेज करेगी। अभी तक IMF वाला मामला अभी तक नहीं हो सका, अभी तो 10वें रिव्यू पर जाना था, आगे बजट आ रहा है। देखें, बड़ा क्रिटिकल उस इंटरव्यू के अंदर व्यू पॉइंट भी है इमरान खान साहब की टेन्योर को लेकर, लेकिन जो अक्टूबर तक इंतज़ार करने की बात है उसमें असल बात ना इमरान खान साहब करेंगे ना PDM वाले करेंगे, और असल बात यही है कि जो तब्दीलियाँ चाह रहे हैं स्टेक होल्डर्स, उसमें पावर की गेम है और हर कोई ये चाहता है
कि हमारी जो शख्सियात जो हमें फ़ेवरेबल लगती हैं उनके होते हुए इंतखाबी अमल से गुजर जाएँ किसी तरह। तो असल जवाब इसका ये था, लेकिन ज़ाहिरी बात है पॉलिटिक्स है, इसमें इतनी क्लैरिटी से इतना ट्रूथफुल बात नहीं कर सकते आप, अदरवाइज़ वोट बैंक भी मुतासर होता है और आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी हो जाती हैं, सेंसरशिप भी है पाकिस्तान के अंदर। तो असल मैं समझता हूँ मामले का इमरान खान साहब को बड़ा क्लियरली इल्म है कि क्या वजह है जब अक्टूबर तक वो नहीं वेट करना चाहते। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो वो सलूशन इस इकॉनमी को टोटली फ़िक्स करने का किसी के पास नहीं है, ना PTI के पास है, जो शौकत तरीन साहब को पिच कर रहे हैं कि आकर वो सब कुछ चलाएंगे। जो मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले भी PTI की कॉज को हर्ट किया है और उनके होते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी PTI ने देखा है कि किस तरह से वो आता है। तो प्लान इस इकॉनमी को फ़िक्स करने का नहीं है, PTI के पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म चाहिए, कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए और इन जमहूरी जो हुकूमतें हैं इनका तसलसल चाहिए हमें। उसके बगैर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनती और जैसे ही आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं अगली गवर्नमेंट आके उसको अप्रूव कर देती है। और आपने देखा सेहत कार्ड के साथ क्या हुआ, रूडा के साथ क्या हुआ। तो ये सारी वो पॉलिसीज़ हैं जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्रिएट होती हैं। उसके मसले का हल निकाले बगैर मुआशी इंस्टेबिलिटी सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात होते भी हैं तो उससे मसाइल हल हो जाएँ। हाँ, ये है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हो तो फिर कुछ फिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये जो अक्टूबर की बात हो रही है सिद्दीक जान, आखिर में मेरे पास 2 मिनट हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा निज़ाम शख्सियात के इर्द गिर्द घूमने लग गया है। यानी आइन में जो दर्ज है उस पर नहीं कि जी पता नहीं सितंबर के बाद चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, फिर आइन कानून नहीं, कोई पैटर्न नहीं हम सेट कर सकते कि जी ये वक्त है, इसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं, इस तरह होगा, फिर ऐसे होगा। नहीं, शख्सियात बदलेंगी मुख्तलिफ जगहों पर तो सब कुछ ही बदल जाएगा, सदर नहीं होंगे तो सब कुछ ही बदल जाएगा। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये जो आस लगाए बैठे हैं, इतना आसान नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होता कि काजी फैसल साहब आएंगे और एक ही केस में वो इनके सारे केसेस ख़त्म कर देंगे। करप्शन, लूट मार जो इन्होंने की है, रसीदें दी हैं नहीं दी, जो इनके नैब के केसेस थे वो तो खैर पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन जिनमें मियां नवाज शरीफ को सजाएं हुई ये सारा खत्म हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है 2 रुकनी बेंच का, उसने बड़ी तफसील से वो मामला सुना था। मियां नवाज शरीफ को बुलाया गया था, उनको नोटिस किए गए थे, उनके वकला को नोटिस किए गए थे, उनकी फैमिली को किए गए थे, इश्तिहारात लगवाए गए थे, ऐलानात करवाए गए थे कि आप अदालत को मतलूब हैं, आप अदालत से ज़मानत लेकर गए हुए हैं, अदालत में आइए, अदालत में पेश हों। लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो फिर अदालत ने वो उनकी फ़ाइल दाखिले दफ्तर ज़रूर कर दी थी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। जब भी वो पाकिस्तान वापस आएंगे पहले उनको जो है वो बताना होगा अदालत को कि बिल्कुल वो वाकई बीमार थे, इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे। जब तक वो अदालत को मुतमईन नहीं करेंगे उनकी दरखास्तें दोबारा लग नहीं सकती, उनका केस दोबारा, उनकी अपीलें लग नहीं सकती। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। ये जो आस उम्मीद, अभी तो बड़ा टाइम है और अभी तो इनके लिए मुश्किल ये है कि 10 अप्रैल तक इनके पास टाइम है और 10 अप्रैल तक इनको जो अदालत में जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करानी है फंड्स के हवाले से, वो इनको बताना है इलेक्शन कमीशन को कि फंड्स आए हैं नहीं आए, और उसके बाद अगर ना हुए तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती हैं और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये बात ठीक है, चले एक बयानिया आ जाएगा कि जी हमें तो निकाल दिया गया, शहबाज शरीफ कहेंगे मैं तो देखिए आटा भी तकसीम कर रहा था, लेकिन जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जिस तरह हमने डॉलर की बात की है, पेट्रोल को आप देख लें, महंगाई को देख लें या आटा तकसीम में देख लें, पाकिस्तान की ग्रोथ 6.6% अब कहा जा रहा है, कितनी खौफनाक है। तो ये तो कारकर्दगी तो जब लोग देखेंगे तो ये भूल जाएंगे कि किस तरह निकाला था, क्या हुआ था। यूसुफ गिलानी भी निकाले गए थे, कोई फायदा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी को। देखें, इस वक्त इनका जो फोकस है सारा वो यही है, इमरान खान पर है, इलेक्शन को रुकवाने पर है। महंगाई बढ़ती है, बड़े डॉलर बेकाबू होता है, बेकाबू हो, IMF प्रोग्राम होता है, वो नहीं होता ना हो। और इस हवाले से मैं आपको हवाला दे चुका हूँ, आपको याद होगा शहबाज राना साहब का, कि उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही है कि IMF के साथ प्रोग्राम ना हो। तो फिर ये कौन किसके मफाद में? इसका मतलब जान के मुआशी तबाही, बर्बादी की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं ताकि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए और वो लग जाए और फिर इलेक्शन जो है वो ना हो। ये भी शायद उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ताकतवरों को भी कि हमारा उस तरह से साथ दे जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह से, और इमरान खान को माइनस करने वाली बात वो सब, वरना हम ये कर देंगे, ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे माशी तौर पर पाकिस्तान में कि वो इमरजेंसी भी आप भूल जाएंगे। तो लगता है शायद हुकूमत उस तरफ भी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये नहीं कि जी उसके बाद हुकूमत या चली जाएगी और लोग कहेंगे कि जनाब मुल्क में अफरा तफरी हो गई है तो इनको ज़रा रहने दें, कुछ अर्सा गुजारने दें। नहीं, उसका इनको भी भुगतना पड़ेगा सारा खमियाजा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।